नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल द स्कॉलर ऑफ इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग सिंटैक्स के रूल्स के तहत द रूल्स ऑफ नाउन पढ़ रहे थे। उसी के क्रम में आज हम लोग रूल नंबर 15 अर्थात 15 का स्टडी करेंगे। देखें और पाएंगे कि कुछ आपको विचित्रता मिल रही है रूल्स में। देखें रूल नंबर 15 क्या कहता है? खेल कूद अर्थात स्पोर्ट्स। खेल कूद की दुनिया में देश, प्रांत एवं क्षेत्र के नाम प्लूरल अर्थ में होते हैं। यदि खेल कूद की बात की जा रही है तो इस सेंस में किसी देश, प्रांत एवं किसी क्षेत्र का नाम प्लूरल में होता है, माना जाता है, एवं इनके साथ बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। इतना ही नहीं, क्योंकि जब वे प्लूरल में माने जाएंगे तो उनके साथ बहुवचन की क्रिया का भी प्रयोग हम लोग करेंगे। देखेंगे कैसे। तो हम इस चीज को समझेंगे, क्योंकि जब ये प्लूरल में माने जाते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे कैसे। देखें, इंडिया हैज लास्ट बाय 2 विकेट्स। इंडिया हैज लास्ट मैच, ऐसे लिख दिया यहां पर। इंडिया हैज लास्ट मैच बाय 2 विकेट्स। अब देखें, ये दिया यहां पर करेक्ट, इसको करेक्ट आपको करना है, क्योंकि जब खेल कूद की बात की जा रही है तो ऐसे सेंस में अब देखेंगे एग्जाम्पल्स हम लोग जो है। देखें, इंडिया हैज लास्ट मैच बाय 2 विकेट्स। चूंकि खेल कूद की दुनिया में किसी देश का नाम प्लूरल माना जाता है तो उसके साथ एक वचन की क्रिया का प्रयोग करना उचित नहीं है। यहां पर हैज नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। यहां पर हैज के स्थान में सही करके वाक्य में हैव का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग किया जाएगा। ठीक है ना। अगला सेंटेंस देखेंगे, पाकिस्तान हैज ऑन बाय 3 विकेट्स। अब देखें, पाकिस्तान, यहां पर भी पाकिस्तान 3 विकेट से जीत गया है। वाक्य शायद ये कहना चाहता है, लेकिन हम लोग एक चीज का विशेष ध्यान ये देंगे कि ऐसी स्थिति में, चूंकि खेल कूद की बात की जाती हुई नजर आ रही है, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को हम एक वचन होने के बावजूद भी प्लूरल मानेंगे और इनके साथ प्लूरल वर्ब का भी हम लोग प्रयोग करेंगे। मतलब यहाँ पर हैज के स्थान पर क्या आना चाहिए? हैव का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हैव ऑन बाय 3 विकेट्स। अब ध्यान देंगे रूल नंबर 16 की तरफ ध्यान देंगे। देखिए रूल नंबर 16 क्या कहता है? यदि 2 नाउन्स एंड से जुड़े हों, अगर 2 संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हो और उनके बीच में क्लोज रिलेशन अर्थात उनके बीच में आपसी बहुत ज्यादा घनिष्ठ संबंध का बोध हो, तो अंतिम नाउन के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। अगर घनिष्ठ मतलब उनमें तालमेल है तो अंतिम संज्ञा के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग हम लोग करेंगे। देखें, ये बात कहता है मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। मिस्टर लाल और ब्रदर की ज्वेलरी घनिष्ठता का बोध होता है, तो यहाँ जो ये प्रयोग किया गया है यहाँ पर इसका प्रयोग करना गलत है। क्या होना चाहिए? मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी। अगले वाक्य को हम ध्यान देंगे। अगला वाक्य देखें, वह भी इसी रूल से संबंधित है। मिस्टर सिन्हाज एंड सन्स शॉप। मिस्टर सिन्हा और उनके लड़का उनका नहीं बोल होता, मिस्टर सिन्हा और बेटे की दुकान। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर चूंकि क्लोज रिलेशन का बोध होता है, पिता पुत्र का शायद, तो यहाँ पर ये जो यस लगा है इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। सही होकर वाक्य क्या होना चाहिए? मिस्टर सिन्हा एंड सन्स शॉप। अब देखें, अब हम लोग इसी क्रम में अगले रूल का स्टडी करेंगे। अब ध्यान देंगे, हम रूल नंबर 17 का स्टडी करेंगे। रूल नंबर 17 क्या कहता है कि जब एंड से 2 नाउन्स जुड़े हों, जब एंड से 2 नाउन्स जुड़े हों और ज्वाइंट पोजीशन अर्थात सम्मिलित अधिकार, दोनों का एक सम्मिलित अधिकार का बोध हो, तो
अंतिम संज्ञा अर्थात अंतिम नाउन के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग पोसेसिव केस के रूप में किया जाता है। देखिए यहां पर लिख सकते हैं पोसेसिव केस में, पोसेसिव केस में लगाया जाता है, ठीक है ना। जब एंड से दो नाउन्स जुड़े हो और ज्वाइंट पोजेशन सम्मिलित अधिकार अर्थात दोनों का सम्मिलित अधिकार का बोध हो तो अंतिम संज्ञा के साथ अपास्ट्रॉफी पोसेसिव केस में लगाया जाता है, चाहे क्लोज रिलेशन ना हो। देखेंगे यहां पर वाक्य को ध्यान देंगे, राम्स एंड लक्ष्मण हाउस। यहां पर देखें चूंकि हमारा जो नियम कहता है ज्वाइंट पोजीशन को दिखाने के लिए तो हमें अंतिम में लगाना है, इसलिए यहां पर इसका प्रयोग करना उचित नहीं है। हो सकता है कि उनके घर अलग हो, लेकिन अभी हम यहां पर जो इंडिकेशन देना चाहते हैं वो ज्वाइंट पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए अंतिम ये सही है। राम एंड लक्ष्मण हाउस। अगला देखेंगे वाक्य, अर्जुन एंड भीम्स हाउस। देखें अर्जुन और भीम का घर हो सकता है एक हो, लेकिन हमें ज्वाइंट पोजीशन यहां पर दिखा, अलग अलग हो लेकिन हमें ज्वाइंट पोजीशन दिखाना है, इसलिए हम यहां पर इस यस का प्रयोग नहीं करेंगे। और वाक्य को कैसे बनाएंगे, अर्जुन एंड भीम्स हाउस। अब देखें अगले रूल को देखेंगे, रूल नंबर 18 क्या कहता है। रूल नंबर 18, किंतु यदि अलग अलग अधिकार मतलब सेपरेट पोजीशंस का बोध हो और दो नाउन्स एंड से जुड़े हो तो दोनों नाउन्स के साथ अपास्ट्रॉफी पोसेसिव केस में ऐसे लिख लीजिए, अपास्ट्रॉफी पोसेसिव केस में लगाते हैं। अर्थात यदि दो अलग अलग किंतु यदि अलग अलग अधिकार को व्यक्त करने के लिए यदि दो नाउन एंड से जुड़े हैं तो दोनों के साथ पोसेसिव केस का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और यहां पर नोट भी देखे लिखा हुआ है, ये क्या कहता है कि क्लोज रिलेशन ना होने पर भी अपास्ट्रॉफी का प्रयोग दोनों नाउन के साथ किया जाता है। कंडीशन वही है, एंड से दो कर्ता जुड़े हो और उनमें क्लोज रिलेशन नहीं है तो दोनों के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग पोसेसिव केस के रूप में हम लोग करेंगे। कैसे देखें, ये वाक्य कहता है मोहन्स एंड सोहन्स हाउस। देखिए ये वाक्य आपका सही है, मोहन और सोहन का घर, मोहन का और सोहन का दोनों के साथ अपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया गया। राम एंड श्याम, देखे यहां पर हालांकि हो सकता है दोनों का एक घर हो, लेकिन चूंकि हमें सेपरेट कंडीशन को इंडिकेट करना है इसलिए यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, राम्स एंड श्याम्स हाउस। अगला वाक्य देखेंगे, शेक्सपियर एंड मिल्टन पोएम्स। ये यहां पर ये बता रहा है क्लोज रिलेशन ना होने पर भी अपास्ट्रॉफी का प्रयोग दोनों नाउन के साथ किया जाता है। इसके तहत यहां पर क्या होना चाहिए, शेक्सपियर्स एंड मिल्टन्स पोयम लिखते रहें और समझने का प्रयास भी करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें। अब हम लोग ध्यान देंगे रूल नंबर 19 का 19 का रूल। अब देखें ये दो रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको समझने के लिए, और ध्यान देंगे अच्छे लोग यहाँ पर मिस्टेक्स कर देते हैं, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर गलती नहीं करना है। देखेंगे, समझने का प्रयास करें। रूल नंबर 19 क्या कहता है। रूल नंबर 19 कहता है जियोग्राफिकल यूनिट अर्थात भौगोलिक इकाई के रूप में, जियोग्राफिकल यूनिट भौगोलिक इकाई के रूप में देश अर्थात कंट्री के नाम को सदैव न्यूटर जेंडर अर्थात क्या कहेंगे, जेंडर 4 होते हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर, ठीक है ना। और देखें कॉमन जेंडर हो गया, तो न्यूटर जेंडर निर्जीव लिंग जिसे आप कहते हैं, इकाई के रूप में देश के नाम को सदैव न्यूटर जेंडर माना जाता है और इसके लिए इट
इट्स इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। जब भौगोलिक इकाई के रूप का बोध हो अर्थात जियोग्राफिकल यूनिट का बोध हो तो वहां पर किसी देश के नाम को न्यूटर जेंडर माना जाता है, निर्जीवलिंग माना जाता है। और ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, उसके लिए इट्स इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। देखेंगे कैसे ये वाक्य यहाँ पर कुछ मिस्टेक की गई है, आपको यहाँ समझना है कि कहाँ मिस्टेक है और फिर हम उसको डिफाइन करेंगे कि कैसे वाक्य को सही लिखा जाए। देखेंगे, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी इंडिया हियर। ग्लोब में देखने पर हम लोग इंडिया को यहाँ देखते हैं। देखें, सी हैज हर ग्रेट एग्जिस्टेंस इन हरसेल्फ। उसका अपने आप में सी हैज हर ग्रेट एग्जिस्टेंस, उसका अपना अस्तित्व है इन हरसेल्फ, स्वयं में। अब यहां पर देखें, ऊपर वाले वाक्य में जियोग्राफिकल सेंस का बोध कर दिया गया, भौगोलिक दृश्य का बोध किया जा रहा है। तो अब यहां पर सी का प्रयोग यहां पर करना गलत है, क्योंकि भौगोलिक सेंस का बोध कराने के लिए यहां पर इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्या होगा, इट हैज। अब यहां पर हर आ गया, देखें तो यहां पर हर का भी प्रयोग करना उचित नहीं है। क्या होना चाहिए, इट हैज इट्स ग्रेट एग्जिस्टेंस इन हरसेल्फ। यहां पर आया तो हरसेल्फ का प्रयोग करना भी उचित नहीं है। यहां पर क्या होना चाहिए, इट सेल्फ। अब कैसे वाक्य आपका सही माना जाएगा, कैसे करेंगे, लुकिंग एट द ग्लोब वी सी इंडिया हियर, फुल स्टॉप, इट हैज इट्स ग्रेट एग्जिस्टेंस इन इट सेल्फ। ये सही सेंटेंस होगा। देखें, एक और वाक्य यहां पर दिया गया है, पाकिस्तान इज हियर इन द ग्लोब। यहां ग्लोब में पाकिस्तान है। ही हैज प्रोड्यूस्ड मेनी टेररिस्ट्स। उसने बहुत से आतंकवादियों को प्रोड्यूस किया है, उत्पत्ति किया है आतंकवादियों की। अब देखें, चूंकि यहां पर पाकिस्तान का भी भौगोलिक इकाई के रूप में प्रयोग किया गया, जियोग्राफिकल यूनिट के उसमें, इसलिए यहां पर पाकिस्तान के लिए ही का प्रयोग करना उचित नहीं है। यहां पर क्या लगना चाहिए, इट का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सही वाक्य क्या होगा, पाकिस्तान इज हियर इन द ग्लोब। क्या लगाएंगे यहां पर, इट हैज प्रोड्यूस्ड मेनी टेररिस्ट्स। हो गया। अब देखते हैं रूल नंबर 20, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 क्या कहता है, किंतु यदि किसी देश का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसी भी मुल्क का, किसी भी कंट्री का प्रयोग पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स के रूप में अर्थात मानवीकृत वस्तुएं के रूप में, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक इकाई के रूप में, अर्थात किसी देश का नाम पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स मानवीकृत वस्तुओं के रूप में, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक इकाई के रूप में होता है तो इनको फेमिनाइन जेंडर अर्थात स्त्रीलिंग माना जाता है। ठीक है ना, स्त्रीलिंग माना जाता है। और ऐसी दशा में स्त्रीलिंग मानते हुए जेंडर के रूप में इनके साथ हर्ष, हरसेल्फ और सी का प्रयोग किया जाता है। अब देखेंगे, थोड़ा यहाँ डिफरेंस रखना बहुत माइंड में जरूरी है, नहीं हम आप मिस्टेक कर सकते हैं। देखेंगे, इंडिया है प्राउड ऑफ इट्स कल्चर। अब यहां पर इट्स नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, हर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहां पर जियोग्राफिकल सेंस का बोध नहीं होता, उसके पॉलिटिकल पर्सोनिफाइड कंडीशन का बोध होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इंडिया है प्राउड ऑफ, क्या लिखेंगे, हर कल्चर। यहां पर हर का प्रयोग करेंगे, इट्स गलत है। अगला देखें, जर्मनी है प्राउड ऑफ इट्स मिलिट्री। अब देखें, यहां पर वो कंडीशन दूसरी होती है, यहां पर मिलिट्री का सेंस होता है अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से इकोनॉमिकल या सैनिक शक्ति का बोध होता है जो आगे बढ़ती हुई है। तो जर्मनी है प्राउड ऑफ इट्स, क्या करें, इट्स गलत है, यहां पर क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। जर्मनी है प्राउड ऑफ हर मिलिट्री। अगला सेंटेंस देखेंगे, इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री। भारत एक विशाल देश है। इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। इसका जो सामाजिक और जो राजनीतिक जो दशा है इसकी, वह अन्य देशों से क्या है, डिफरेंट है। अब देखेंगे, यहां पर इंडिया को
पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट, इकोनॉमिक खास तौर से, और पॉलिटिकल नैतिक इकाई के रूप में प्रयोग किया गया है। तो हम वाक्य को सही कैसे करेंगे? इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री, इट्स यहाँ पर गलत है, क्या लिखेंगे? हर लिखेंगे यहाँ पर। हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। आशा करते हैं कि ये जो वीडियो बनाया गया है आप लोगों के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है और बारीक जानकारी को आपके सामने प्रस्तुत करता है। आप लोगों को बनाया गया वीडियो पसंद आया होगा, तो इसलिए आप लोगों से निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, ताकि मैं और अधिक वीडियो अपलोड कर सकूं। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।